इंडियन कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी, श्री बाल मुकुंद जी, सानी जी, प्रोफेसर धर्मवीर जी, डॉक्टर रामचंद्र जी, प्रोफेसर रमा शर्मा, भाइयों और बहनों, बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे, हर वर्ष मनाते, और ये 14 अप्रैल को भारत की संसद के बाहर एक विशिष्ट बात हुई। उस संसद भवन के अंदर बहुत सारे महापुरुषों के चित्र, जिसकी जयंती आती है तो सांसद और पूर्व सांसद उनको माला पहनाने के लिए जाते हैं। पर केवल 14 अप्रैल का दिन ऐसा है और केवल बाबा साहब ऐसे हैं कि उनकी जयंती पे केवल सांसद नहीं जाते, सारा समाज लाइन पर रख के उनको प्रणाम करने के लिए जाते। कुछ समय पहले मैं बाबा साहब पर बोलने के लिए कुछ विषय तैयार कर रहा था। मेरा पोता है 6-7 साल का, वो आया, उसने कुछ कहा, मेरा ध्यान नहीं गया, उसको उपेक्षित सा लगा और उस अपेक्षा में उसकी मायूसी को देख दूर करने में मुझे समय लगा। हम 3-4 लोगों को उसको मनाना था। उपेक्षा तो इतनी हुई थी कि उसने मुझे कुछ कहा और मैंने नहीं सुना। और उस दिन रात में मेरे ध्यान में आया कि जब भीमराव उसी उम्र के स्कूल जाते थे तो उनको ये समझ में नहीं आता था कि जहां सब बच्चे अपना टिफिन रखते हैं वो क्यों नहीं रखते, जहां सब पानी पीते हैं वो क्यों नहीं पी सकते, वो सबके साथ क्यों नहीं बैठ सकते। टीचर सवाल पूछता है, मैं तैयारी करके जाता हूं, हाथ खड़ा करता हूं, मुझसे तो वो कभी सवाल का जवाब नहीं सुनता, मेरे होमवर्क की कॉपी भी चेक नहीं करता। मैं संस्कृत पढ़ने चाहता था पर मुझे संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कितनी बड़ी उपेक्षा थी, कैसा अपमान था छोटे बालक का, पर कोई प्रतिभा भगवान देकर भेज दिया। और उनके शिक्षक थे, संयोग से वो अनुसूचित समाज के नहीं थे, पर सारे समाज के लिए उनके मन में प्रेम था। उनके घर में भीम का स्वागत था, आना बैठना खाना पीना, गोदी में आना, और एक बार वर्षा में भीग गए तो उन्होंने अपने बच्चे के कपड़े भी दिए कि चेंज कर ले, ठंड लग जाएगी। पढ़ाई बुरी हुई कि वहां की, बॉम्बे आए। आप कल्पना करिए, हम विश्वविद्यालय में बैठे, जब बाबा साहब ने 10वीं पास की थी तो बॉम्बे में पूरे महार समाज को लगा, अरे कमाल हो गया, हमारे एक छोरे ने 10वीं कर ली। और एक बाजार था जिसकी छुट्टी के दिन उनका नागरिक अभिनंदन हुआ कि देखो 10वीं पास कर ली। उस समय की बात कर रहा हूं, पर उनका 10वीं तो कोई पढ़ते गए, आगे भी पढ़ना चाहते थे, अमेरिका जाकर पढ़ने की बात थी, डॉक्टरेट करने की बात थी। बड़ौदा के महाराजा ने कहा, इतने योग्य हैं आप, मेरी सरकार खर्चा करेगी, आप पढ़िए। पढ़े वहां पर, पीएचडी लिखा,
सवेरे सवेरे लाइब्रेरी खुलने के पहले वो दरवाजे पे खड़े होते थे और जब लाइब्रेरियन कंधा हिलाकर कहता था बंद करनी है जाओ, तब लौट कर डॉक्टरेट होकर लौट कर बंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। उतना पढ़ा लिखा कॉलेज में कोई नहीं था, पर स्टाफ रूम में उनका पानी का मटका उनको अलग रखा। वो वकील नहीं हो पाए थे उस समय। समाज उपेक्षा भी करता था, समाज अपमान भी करता था, समाज के जागरूक लोग सहयोग करते थे। एक दिन उनकी चौल में उनकी पत्नी ने देखा कि दूर से एक राजा की सवारी आ रही है, बग्घी आ रही है, ध्वज लगा हुआ है। कौन होंगे, इधर कहां आ रहे हैं? पर वो सवारी तो उनकी चौल के आगे रुक गई। राजा उतरे। राजा के साथी ने पूछा, यह भीमराव कहाँ रहते हैं? हमारे घर आ रहे। राजा गए करके महाराजा कोल्हापुर घर के अंदर पहुंचकर विराजमान हो गए और कहा, आपके बारे में बहुत सुना है और इसलिए मेरे मन में कष्ट है कि आप बैरिस्टर नहीं हो पाए। मेरा राज्य सहायता करेगा, आप जाइए इंग्लैंड पढ़कर आइए। राजा साहब, भीमराव जी की डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी थोड़ा असमंजस में थी। इतने बड़े आदमी आए, चाय पिलानी थी। इतने बड़े आदमी आए, इन्होंने हमारी चाय नहीं पी तो क्या होगा? राजा साहब ने कहा, क्यों बहू रानी, कुछ चाय नहीं पिलाओगी? LLB पूरी, बैरिस्टर हो गए, हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। उनको गरीबों का वकील कहा जाता था, पर उनके ब्लॉक में जो लड़का चाय पिलाता था वो उनको चाय नहीं पीता। महाराजा बड़ौदा ने अपना मंत्री नियुक्त किया। वो पहुंचे वहां पर। महाराजा का मंत्री महाराजा के निमंत्रण पर महाराजा के कहने पर भी स्टेशन पर कोई स्वागत करने के लिए नहीं है। उनको किराए का घर नहीं मिला। इन पीड़ाओं में से गुजरते हुए उन्होंने समाज के उद्धार का मार्ग ढूंढा और उनके सामने अवसर आया। जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने कहा, संविधान कौन लिखेगा? उनके ध्यान में कोई विदेशी व्यक्ति था। गांधी ने कहा, जवाहर, भारत का संविधान, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष तुम बाहर से बुलाओगे? नेहरू जी ने कहा, फिर? गांधी जी ने कहा, अम्बेडकर। अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए। संविधान लिखा, मन से आत्मा से लिखा। और सोचो उस दिन कितना आनंद हुआ होगा सबको जब आर्टिकल 17 लिखा गया और संविधान में सर्वसम्मति से भारत के सर्वोच्च उस कानून में, आज के हमारे शास्त्र में ये घोषणा हुई, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। समानता के अधिकार के साथ साथ उसके उपबंधों में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, उसकी अपनी दुकान पर, उसके अपने विद्यालय में, उसके अपने पानी के तालाब में, उसके अपने कुएं में किसी को आने से केवल उसकी जाति के आधार पर मना करता है तो वो दंड का भागी होगा।
सर्वसम्मति से, दो मत नहीं थे, सर्वसम्मति से संविधान सभा ने नौकरी में और शिक्षा में और निर्वाचन में आरक्षण का प्रावधान है। ये भारत की आत्मा बोल रही है। पाप किया हम लोगों ने अनेकों पीढ़ियों तक। कुछ लोगों को कहा तुम गांव के बाहर रहोगे, तुम नए कपड़े नहीं पहनोगे, उत्तरायण पहनोगे, तुम चप्पल नहीं पहनोगे, तुम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने समाज के एक बड़े वर्ग को, एक ताकतवर वर्ग को, एक सेवा करने वाले वर्ग को, एक साहसी संघर्षशील वर्ग को ऐसा पंगु बना के रखा। उस पाप का परिमार्जन अंबेडकर ने किया और इसलिए उनकी जयंती पर हर वर्ष हमको ये विचार करना चाहिए कि जिस समता की साधना उन्होंने की, जिस समरसता की साधना उन्होंने की, वो हमको कितनी प्राप्त हुई और सफर अभी कितना बाकी है। जो प्रगति हुई है वो भी अच्छी हुई है, पर जो कसर है वो भी बड़ी है। एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर मान लो कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं और वो व्यक्ति बोले कि मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं, मैं सिविल लाइंस में रहता हूं, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूं, तो मन में चित्र क्या बनता है? मन में चित्र बनता है कि पैसे वाला आदमी है। और अगर कोई कहे कि मैं अंबेडकर बस्ती में रहता हूं, मैं वाल्मीकि बस्ती में रहता हूं, बस्ती कहाँ है आपने नहीं पूछा है, तो चित्र कौन सा बनता है? चित्र स्लम का बनता है, चित्र नागरिक सुविधाओं के अभाव का बनता है, नालियों में गलियों में बहते हुए गंदे पानी का बनता है। तो राजनीतिक एकता हमको बाबा साहब ने दी, सबका एक वोट। सामाजिक एकता समाज ने अपने संघर्ष से प्राप्त करने की तरफ पर्याप्त कदम उठाए। आरक्षण के कारण से अब हमारे यहाँ पे जज, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स अपनी प्रतिभा से आते हैं, पर क्या उद्योग और व्यापार में भी उनका बराबर का स्थान है? क्या केवल नौकरियों के आरक्षण से समरसता प्राप्त हो जाती है? इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग भी दे रहे हैं, हमने भी प्रयत्न किया है कि ऐसी बस्तियों के अंदर शिक्षा की दृष्टि से दिल्ली सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें सुरक्षित की हुई है बड़े पब्लिक स्कूल्स में, उसमें दाखिले के लिए जाकर उनके फॉर्म कंप्यूटर से भर के लोड करवाना। कौशल नहीं है तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से वे कौशल प्राप्त कराने के लिए भर्ती कराना। और अगर वो उद्योग और व्यापार शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा करके मुद्रा ऋण की व्यवस्था में सहायता। समरसता का मतलब, समता का मतलब है ऑल राउंड इक्वेलिटी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के मत के साथ में हमारा भी सर्वसम्मति से यह मत है। पहली बात कि भारत का संविधान, इसने 75 वर्षों में उसने इन वर्षों में भारत की एकता को और भारत की विविधता को दोनों का संरक्षण किया है। इसलिए इस संविधान में बदल लाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं दूसरी बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं
कि ये आरक्षण अभी चलते रहना चाहिए और हमने इसकी घोषणा की है। ये तब तक चलता रहना चाहिए जब तक अनुसूचित समाज के लोग इसकी आवश्यकता समझें। तीसरी बात, आज का जो शास्त्र है वह संविधान है और इसलिए किसी भी और शास्त्र में अगर ऐसा कुछ कहा गया है जो संविधान की समानता की बात को और मनुष्यों की गरिमा की बात का उल्लंघन करता है, तो उतनी मात्रा में वह सब पुराने शास्त्र हमको अस्वीकार्य हैं। और चौथी और अंतिम बात, ये जो आरक्षण के कारण नौकरियां मिलती है, इससे जीवन स्तर आगे बढ़ता है। इसलिए जहां कहीं भी कोई भी स्थानीय निकाय या सरकार उस व्यवस्था को बदलकर ठेकेदारी की प्रथा लाना चाहती है, वह हमको स्वीकार नहीं है। एक लाइन की बात और कहूंगा, ये पीछे खड़े मुझे लगता है रोकने के लिए खड़े ये समता और समरसता की लड़ाई किसकी है? अनुसूचित समाज के किसी व्यक्ति को कहो समता होनी चाहिए, उसको क्या आपत्ति है? मैं तो मानता हूं कि ये पूरे समाज की लड़ाई है और उस समाज की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है जिनकी पिछड़ी पीढ़ियों ने ये छुआछूत या ऊंच नीच का भाव बना के रखा था। हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और भारत को एक समरस, समता युक्त, समुन्नत, सामर्थ्यशाली ऐसा समाज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।